तारीखों की घोषणा की। 19 जुलाई तक दाखिल किए जा सकते हैं नामांकन। 6 अगस्त को होगा चुनाव। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के कंप्यूटरीकरण को दी गई मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित हुई 2 दिवसीय जीएसटी बैठक का हुआ समापन। बैठक में 4 मंत्री समूहों की रिपोर्ट पर हुई चर्चा। और कुरुक्षेत्र में लाडवा उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र पर आज से 2 दिवसीय फल उत्सव की हुई शुरुआत। किसानों को बागवानी प्रबंधन और प्रोसेसिंग की दी जा रही है जानकारी। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त 2022 को होगा। 5 जुलाई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 19 जुलाई तक नामांकन कराया जा सकेगा और 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवारों द्वारा 22 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे दक्षता, संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना एवं व्यवसाय में विविधता और सेवाओं को शुरू करने में सहायता मिलेगी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को कंप्यूटरीकरण की यानी कि कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियां और सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने की सहायता भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में उत्पादित 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरी को आवंटित किया जाता है। कैबिनेट द्वारा डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्रूड ऑयल को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को मंजूरी दे दी है। अब क्रूड ऑयल और कंडेंसेट का एलोकेशन बंद हो जाएगा। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। बैठक में 4 मंत्रिमंडलीय समूह की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में रेट रैशनलाइजेशन ग्रुप की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बैटिंग, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग पर रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में कीमती धातुओं की आवाजाही से जुड़ी मंत्री समूह की रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श किया गया। So on the 4, there were elaborate discussions spread over these 2 days, and the recommendations given on the items 1 and 2 of the Bommai committee have been accepted, and those decisions specifics will also be covered under the detailed press note for you, elaborated 1 or 2 things which we'll highlight to you now. कुरुक्षेत्र के लाडवा उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र पर आज से 2 दिवसीय फल उत्सव की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन सत्र में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। फल उत्सव में आज लगभग 1500 किसान शामिल हुए। फल उत्सव में विभिन्न प्रकार की किस्मों के आम को प्रदर्शित किया गया है। इस केंद्र पर लगभग 30 फर्मों द्वारा अपने स्टॉल्स स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को बागवानी प्रबंधन और प्रोसेसिंग की जानकारी उपलब्ध हो रही है। बागवानी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बिल्लू यादव ने बताया कि यहाँ किसानों के लिए तकनीकी विषय पर सेमिनार, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, आम की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी सहित विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हमने इसमें टेक्निकल सेशन और बच्चों के लिए इस तरह का कई तरह के प्रोग्राम रखे हैं।
टेक्निकल सेशन में हमने दोनों दिन सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें हम प्रथम दिन मैंगो और लीची के बारे में विस्तारपूर्वक हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो किसानों को जानकारी देंगे। उसके बाद दूसरे दिन पीयर पीच प्लम पे हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो किसानों को जानकारी देंगे। किस प्रकार के यहाँ पे मैंगो की खेती करने का यहाँ काम किया है। पौधे 1 लाख पौधा यहाँ पैदा हो रहा है फ्रूट का, और जो सेल होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका बहुत बड़ा एक नाम दिया है। इसी तरह हमारे रामपुरा में हम बी कीपिंग सेंटर वहाँ खोला हुआ है, तो वो भी एक पूरा इंडिया के अंदर नंबर 1 का सेंटर है। और इसी तरह हमारा जो इधर होंडा के अंदर हम जिसकी सब्जियां जो बना रहे हैं, तो उस सब्जियां पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे देश से लोग वहाँ आते हैं। किसानों ने कहा कि इस आम उत्सव में उन्हें बागवानी से संबंधित नई जानकारियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आए प्रसिद्ध आम उत्पादक किसान उस्मान ने बताया कि वह यहां पर 150 से ज्यादा आम की किस्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं। 28 एकड़ में मेरा आम का बाग है, जिसमें 185 वैरायटी करीब है, और यहाँ पर मैं 180-85 वैरायटी लेकर आया हूँ। यहाँ के जो इस मैंगो मेले में किसान आ रहे हैं आस पड़ोस के, वो मेरे आमों को देखकर अच्छा रिस्पांस ले रहे हैं, मतलब पसंद कर रहे हैं आमों को, और बच्चे आम देखकर खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें आके बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम में आम वगैरह या किसी अन्य टाइप के पेड़ के बारे में जो जानकारी दी गई है हमें बहुत अच्छी लगी है, और हमें यहाँ पे आके आज बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम लोगों को भी फलदार पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमें 2 टाइप के फ़ायदे हों। हमें अच्छे से अच्छे फल भी मिलें और हमें छाया का भी उसमें प्रबंध और वायु। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रदेश में विद्यालय खुलने के समय में सरकार द्वारा बदलाव किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा के महानिदेशक द्वारा जारी की गई एक पत्र में कहा गया है कि 1 जुलाई से विद्यालय खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। प्रदेश में गांव की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को गांव की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी लाल डोरा के अंदर परिसंपत्तियों की मैपिंग और ड्रोन फ्लाइंग की 15 दिन में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वे स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि प्रॉपर्टी ID का एक मास्टर डाटा तैयार करें। इसके अलावा लाल डोरा की जानकारी सभी नगर निगमों, और समितियों के साथ साझा करें। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई बदलाव पाया जाता है तो उसके अनुसार डाटा को अपडेट करें। श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के सुबह 4:30 बजे बेस कैंप में विशेष पूजा के बाद मंत्रोच्चार के बीच रवाना किया। श्री अमरनाथ गुफा तीर्थ के इस वर्ष की 43 दिवसीय वार्षिक तीर्थ यात्रा कश्मीर घाटी में कल से पहलगाम और बाल्टाल ट्रैक से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रा के लिए सुचारू संचालन के लिए लखनपुर जम्मू और जम्मू श्रीनगर राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जम्मू शहर और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्याप्त संख्या में CRPF, राज्य पुलिस और सशस्त्र पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वाहनों और यात्रियों को उनकी आवाजाही की निगरानी के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID के साथ टैग करना शामिल है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है। प्रिवेंटिव काम बहुत किया गया है, जिसमें कि जितने भी एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन सबको पकड़ा गया है, और मुझे उम्मीद है कि यात्रा में कोई कठिनाई नहीं आएगी। केस दर्ज है और हम सब सतर्क हैं और यात्रा पीसफुल रहेगी। 2 वर्ष बाद बाबा बर्फानी की यात्रा पर निकले पहले जत्थे में काफी उत्साह देखने को मिला। बाबा के भक्तों ने प्रशासन की तैयारियों की तारीफें की। यात्रा कर रहा हूँ, अमरनाथ यात्रा 2 साल से बंद थी, नहीं तो मेरी 20 साल की पूरी हो जाती है इस बार। जब हम बोले बहुत बढ़िया बाबा है, सब गवर्नमेंट का अच्छा प्रबंध है यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल यात्रा बंद हो गई थी तो बड़ी मुश्किल से वो दिन निकाले हैं। उसके बाद जैसे यात्रा खुली तो पहले जत्थे में आए हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। यहाँ पर जो अंदर व्यवस्था है वो बहुत ही बढ़िया है। AC लगे हुए हैं कमरों में, सभी में बहुत बड़े व्यवस्था है अंदर। आप सभी लोग आए, यात्रा बहुत ही शुभ हो सभी की। पहली बार जा रहे हैं, हमें काफी उत्साह है
भारत जिस तरीके से भारतीय सेना और भारत सरकार सुविधा इस बार की है अमरनाथ के लिए, ये जितनी ही सराहना की जाए उतनी ही कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान देश भर के कई टेक स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया पहल के लाभार्थी इसमें ऑनलाइन भाग लेंगे। फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हों। उपायुक्त ने अनुरोध किया कि वेबसाइट pmevents.ncog.gov.in पर खुद को पंजीकृत कर डिजिटल इंडिया सप्ताह के भागीदार बने। आज डिजिटलाइजेशन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अब प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां डिजिटल होंगी। इसके तहत 31 अगस्त तक प्रदेश की 307 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हो जाएंगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में डिजिटलाइजेशन की स्थिति को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवंबर तक प्रदेश की लगभग सभी 730 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हो जानी चाहिए। कंप्यूटरीकृत होने के बाद कार्यों के सुचारू संचालन के लिए समितियों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण अवश्य करवाया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने, लेखांकन, ऋण एवं एडवांस जैसी गतिविधियों को डिजिटल करने के लिए ही सरकार ने यह निर्णय लिया है। बैठक में बताया गया कि CBS नेटवर्क के अंतर्गत तैयार विशेष मॉड्यूल के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में पायलट आधार पर कंप्यूटरीकृत करने का कार्य किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। आगामी दिनों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का विशेष मॉड्यूल के साथ एकीकरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा हर को बैंक और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को एक सिंगल सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के साथ एकीकृत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा DPR तैयार की जा रही है। आज सांख्यिकी दिवस है। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सांख्यिकी विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सफलताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी विज्ञान सतत विकास के लिए नीतियां तैयार करने और निर्णय लेने में मदद करता है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से देश में एकल उपयोग प्लास्टिक से बने सामान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में कल दिशा निर्देश जारी किए। वहीं प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वाली वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। India will put an end to single-use plastic in the coming year. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने के आह्वान के अनुरूप भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसके तहत भारत पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, उनके निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। गौरतलब है कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक में वे वस्तुएं शामिल हैं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है और उसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ उन वस्तुओं की सूची दी गई है जिन पर ये प्रतिबंध लगाया जाएगा। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए थर्मोकॉल, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, ग्लास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बों को पैक करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या PVC बैनर। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों की घोषणा की। 19 जुलाई तक दाखिल किए जा सकते हैं नामांकन। 6 अगस्त को होगा चुनाव।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के कंप्यूटरीकरण को दी गई मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित हुई 2 दिवसीय जीएसटी बैठक का हुआ समापन। बैठक में 4 मंत्री समूहों की रिपोर्ट पर हुई चर्चा। और कुरुक्षेत्र में लाडवा उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र पर आज से 2 दिवसीय फल उत्सव की हुई शुरुआत। किसानों को बागवानी प्रबंधन और प्रोसेसिंग की दी जा रही है जानकारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।